दोस्तों, आज रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1177 दिन हो गए। गाज़ा पट्टी में हमास और आईडीएफ के युद्ध के भी 1 वर्ष से अधिक हो चुके हैं और अन्य जगहों पर भी हो रहा है। भारत का 3 से 4 दिन का युद्ध समाप्त हो चुका है और बॉर्डर पर भी शांति है। और मैं कई दिनों के बाद हिंदी में बना रहा हूँ। संक्षिप्त में रूस यूक्रेन में क्या हो रहा है देख लें। दक्षिण में वेलिका नोवोसिल्का एरिया में यानी जापोरिजिया ओब्लास्ट में रूसी सैनिक कई जगहों पे दबाव डाल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कोमार में, नोवोसिल्का में, नोवोपावलिवका में। यहाँ से हल्के से पूर्व में आए यानी दक्षिण पूर्व में आए तो बोगातीर नामक जगह पे तकरीबन वह कब्जा कर चुके हैं और आगे बढ़ रहे हैं। दूसरे भी क्षेत्र कई हैं, जैसे नोवोसर्गिवका, कोटलीना, कोठिया रोवका, ट्रोइट्स्की, दूसरे और आगे पोक्रोवस क्षेत्र में भी कई जगह पे आगे बढ़ रहे हैं। मुख्य चीज यह है कि रूसी सैनिकों के जो अगुआ दस्ता कहते हैं सैनिकों के, जो एक प्लाटून से बड़ा और कंपनी से छोटा होता है, और सर्च एंड रेकी यानी आगे बढ़ के हमारे देश में घातक कहते थे, वह बॉर्डर पे जाके देखते हैं कहाँ पे मौका है, नहीं है। मौका मिल जाए या मजबूरी हो, दुश्मनों के द्वारा पकड़े गए तो दो दो हाथ भी करते थे। कुछ मरते भी हैं, मारते भी हैं, वापस आते हैं। तो ये लोग अभी दोनेस्क ओब्लास्ट, ओब्लास्ट मतलब राज्य है इनका, दोनेस्क ओब्लास्ट से यह कार्रवाई निप्रोपेट्रोवस्क ओब्लास्ट में कर रहे हैं। हालांकि यह उनका मुख्य लक्ष्य नहीं दिख रहा है मेरे हिसाब से, इसलिए वह पूरी सैनिकों को नहीं भेज रहे। हालांकि बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। मुख्य रूप से इनका दोनेस्क, जिसके कई क्षेत्र अभी भी यूक्रेन के कब्जे में है, और लुगान्स या लुहान्स्क ओब्लास्ट है। यानी कुल मिलाकर डॉनबास क्षेत्र है जिस पे रूस चाहता है कि उसका कब्जा हो। लुहान्स पर तकरीबन इनका पूरा कब्जा है। और इसके पूर्व और उत्तर में आते हैं तो टोरेस्क, चासिव यार जो बाखमुत से पश्चिम में है, सिवर्स्क में रूसी सैनिकों की बढ़त जारी है। अब और ऊपर में आते हैं यानी पूर्व दक्षिण यूक्रेन में, खार्कोव के पूर्व में आते हैं तो यहाँ भी लाइमान से होते हुए टॉर्स्की और कुपियांस तक रूसी सैनिकों का दबाव जारी है। यह लुहान्स्क क्षेत्र से और आगे बढ़ने की बात है। खार्कोव के उत्तर में कोई खास परिवर्तन नहीं आया है, यानी जहां लिप्सी या लिप्टसी और वोल्चांस क्षेत्रों में लड़ाई जारी है, तकरीबन पोजिशनल बैटल के रूप में ले चुका है और एक दूसरे के ऊपर में भारी मात्रा में गोलाबारी जारी है। अब आते हैं कुर्स्क, सूमी, बेलगोरद। कुर्स्क तो अब पूरी तरह से रूसी सैनिकों के अंदर में आ गई है। इनके क्षेत्र से, कुर्स्क से सूमी क्षेत्र में बढ़ने की कोशिश हो रही है रूसी सैनिकों की। हालांकि भारी मात्रा में सैनिकों का इस्तेमाल अभी भी नहीं हो रहा, कारण जो भी हो, कमी हो या अभी संभवतः जो शांति वार्ता होने की कोशिश हो रही है इस्तांबुल यानी तुर्की में, उसके कारण कुछ रुका हुआ है। बेलगोरद में यानी इसके दक्षिण में, कुर्स्क के दक्षिण में, यहाँ से पोपोवका नामक जगह से वह और दक्षिण की तरफ बढ़े हैं, यानी ये अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं। जहां तक इंटरडिक्शन मिशंस की बात है, एक दूसरे को मारने की बात है, एक दूसरे की आर्म्ड फोर्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी सब चीजें हैं, दूर दराज के क्षेत्रों में वह जारी है। और जहां तक शांति वार्ता की बात है, पुतिन के तरफ से टीम तय कर दिया गया है, जिसमें वह उनके एक असिस्टेंट है जो पहले भूतपूर्व कल्चरल मिनिस्टर होते थे, जो 3 वर्ष पहले भी वहाँ की इस वार्ता में गए थे, और वार्ता पूरी होने के बाद से जिसको सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया था, लेकिन बाद में उसको यूक्रेन ने फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड के कहने के बाद तोड़ दिया। और बाद में यह भी पता चला था कि यह वार्ता मुख्य रूप से यूक्रेन को समय देने का था, ताकि वह अपनी सेना मजबूत कर सके नेटो के साथ और रूस को भारी क्षति पहुंचा सके। हालांकि वैसा होता नजर नहीं आ रहा है। अमेरिका की तरफ से वहां के फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो और उनके स्पेशल दूत जो हैं, विशेष दूत विटकॉफ जाएंगे। जेलेंस्की ऑलरेडी टर्की में है, उनके तरफ से और कौन बात करेंगे, वो सीधे के सीधे वार्ता में भाग लेंगे कि नहीं कहना मुश्किल है। वैसे बता दूं कि ट्रंप
ऑलरेडी मिडिल ईस्ट यानी सऊदी अरबिया में हैं। शायद वो भी पहुंच जाए अचानक, और वैसा होता है तो इसकी संभावना बनती है कि पुतिन भी पहुंचे। तब संभवतः है कि युद्ध का एक तरीके से कहें तो छोटा मोटा विराम मिल सकता है। वैसे अब दूसरी बातें करते हैं। जहां तक मध्य पूर्व की बात है यानी गाजा पट्टी की बात है, वहां जनसंहार जारी है। 65,000 से अधिक पैलेस्टीन या फिलिस्तीन लोग मारे गए हैं, जिसमें 60 से 70% महिलाएं और बच्चे। यह खुलेआम जनसंहार है। अभी पिछले ही रात में जो जबरदस्त बमबारी की थी आईडीएफ ने, इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने, उसमें करीब 85 लोग मारे गए। चारों तरफ सभी भी नाकाबंदी है ताकि उनको पानी, खाना, दवा ना मिल सके। इसलिए यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा है कि वहां एक भयंकर भूखमरी आ रही है और वह भी एक जनसंहार का हिस्सा है। कुछ नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ एक डंका पीटा जा रहा है ट्रंप द्वारा सऊदी अरबिया में कि उन्होंने सीरिया के ऊपर जो भी पाबंदी थी हटा दिया, और हटाने की बात कर रहे हैं क्योंकि सऊदी अरबिया यही चाहता है, टर्की यही चाहता है। यानी जो रोगी को चाहिए वही डॉक्टर उसको दे रहे हैं। ये पहले ही सी थी, क्योंकि सीरिया की जो नए राष्ट्रपति बने हैं वह एक आतंकवादी यानी अल कायदा से जुड़े हुए संस्था के हेड थे, और जो अमेरिका और इजराइल की मदद से बने हैं, तो भला कैसे नहीं हटेगा। यह एक मजाक है, वैसे ही जैसे हम भारत में आए दिनों देखते हैं। और जहाँ तक सीरिया की बात है, दूसरी तरफ टर्की, सऊदी अरबिया, ये सब ललचाए हुए हैं कि कैसे हम इजराइल के साथ संबंध बनाएं। वैसे सऊदी अरबिया ने 600 बिलियन डॉलर, खरब डॉलर की अपने पैसे अमेरिका को देने की बात की है, जहां वह इन्वेस्ट करेंगे, और उसके बदले में 150 बिलियन डॉलर के आसपास वह अस्त्र शस्त्र खरीदेगा। यानी आम रेस पूरे मिडिल ईस्ट में जो जारी था उसको रखेंगे। इन 3-4 दिन के युद्ध हुआ, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा भारत पाकिस्तान के बीच में, लेकिन आपको पता होगा कि कितने बिलियन डॉलर के यहाँ पे आम इंडस्ट्रीज को मिला है, कॉन्ट्रैक्ट मिला और फायदा होगा, जिसमें चीनी आम इंडस्ट्रीज भी आगे आएगा। अमेरिका तो है ही है, रशिया को जो मौका मिलता है वो मिलेगा। इस बीच में पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन और नेटो को भी मिलेगा। यानी पूरी दुनिया जो है सो थर्ड वर्ल्ड की कगार पे है, जिसमें न्यूक्लियर पावर का भी इस्तेमाल हो सकता है। और ना भी होता है तो हम जानते हैं, जो पहले भी मैंने आपसे इस विषय पर चर्चा की है, कि दुनिया एक ऐसे क्लाइमेट की तरफ बढ़ रही है जहां से वापस आना मुश्किल होगा, यानी क्लाइमेट डीजेनरेशन क्राइसिस ऐसे समय में आ रही है। जैसे उदाहरण के लिए दिल्ली में 47-48 जो पहुंचता है वहां नहीं, बल्कि 52-53 डिग्री से आगे बढ़ जाएगा जब आपका ऐसी काम नहीं करेगा। पक्षी वगैरह, जानवर वगैरह वैसे ही फटाफट मरेंगे, और उसके बाद से हजारों नहीं लाखों की संख्या में हम लोग गायब हो जाएंगे। इसका निषेध क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है दोस्तों? मैं बार बार पहले भी बात करते आ रहा, जहां विज्ञान में हमने पता कर लिया है कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति की ओर शक्ति नहीं बल्कि तरंग है। वैसे ही जैसे कि आवाज का है या लाइट का है, उसी तरह उसका भी है। यानी हम करीब उस आधार पे ही नहीं पहुंचे हैं, बल्कि पूरी तरह से खारिज कर चुके हैं कि दुनिया को किसी ने बनाया। यह दुनिया भौतिक है और इसके खास नियम है, जिसको द्वंद्वात्मक या द्वंद्ववाद की तरह से हम समझते हैं, जिसको हमारे यहाँ के फिलोसफर कहें या साइंटिस्ट कहें, चारवाक सिस्टम जो होता था आज से 2000 वर्ष पहले, उन्होंने भी इसकी चर्चा की है, हालांकि उतना एडवांस नहीं था, और अभी हाल फिलहाल में पूरी तरह से मालूम है। इस तरह के विज्ञान में प्रगति हुई है, स्वास्थ्य विज्ञान में भी, कि रूस ने कैंसर का टीका खोज लिया। यानी हर तरह से बीमारी से लड़ने का उपाय है, लेकिन आम जनता के पास नहीं पहुंचने वाली है, क्योंकि अभी का जो उत्पादन हो रहा है दोस्तों, वह मुनाफे के लिए हो रहा है, और इसी के कारण हमारे यहां गरीबी बढ़ रही है, पूरी दुनिया में बढ़ रही है। मजदूरों को कोई भी नौकरी नहीं मिल रहा, तुम आत्मनिर्भर बन जाओ, तुम पंक्चर लगाओ, पकौड़े बेचो, ठेले पर फास्ट फूड बेचो, लेकिन जो नौकरी कहते हैं, रोजगार कहते हैं कि महीने के अंत में तुम्हें वेतन मिलेगा, छुट्टियां मिलेंगी जिसके लिए भी तुम्हें पैसा मिलेगा, रिटायरमेंट के बाद से तुम्हें पेंशन मिलेगा,
स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे परिवार के लिए, खुद के लिए समय मिलेगा। तुम दिन में 6 घंटे काम करोगे, सप्ताह में 2 दिन छुट्टी मिलेगी ताकि तुम आराम करो, तुम भी अपना एंटरटेनमेंट करो, अपने परिवार के साथ रहो, दुनिया घूमो। वह सब नहीं है। कुछ चंद मुट्ठी भर लोग, जो भी सामाजिक धन बन रहा है उनके जेब में जा रहा है, और यह एक बेतहाशा दौड़ है उसके लिए, पागलपंथी है। चाहे वे एलोन मस्क हो, चाहे हमारे देश के पूंजीपति हो, असंतुष्ट हैं। ये एक जहर की तरफ फैला हुआ है, और मजदूर वर्ग बेचारे आपस में जबरदस्त कंपटीशन में लगे पड़े हैं, चाहे आईएएस रैंक का है, चाहे क्लर्क का हो, कि भाई किसी तरह से नौकरी दे दो। इसके बजाय कि हम आपस में मिलकर ढूंढें और वैसी व्यवस्था की कोशिश करें, सत्ता को अपनी हाथ में लें, क्योंकि 90% हम है जहां रोजगार जरूरी है। आप बेरोजगार रह के दूसरे के कमाए पर खा रहे हैं, तो आपसे सवाल किया जाए कैसा क्यों कर रहे हैं, दंडित भी किया जा सकता है। यानी एक वैज्ञानिक स्तर पर रोजगार 100%, सबको शिक्षा विज्ञान के आधार पर, सबको स्वास्थ्य व्यवस्था जो हमारे पास है, यानी उत्पादन के साधन जो भी हैं, चाहे वो कारखाना हो या किसी भी तरह का चीज हो, खेत हो, बड़े बड़े खलिहान हो, वह मजदूर वर्ग का होगा। जो पहले की बात थी, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, वहां जनता को हटा दे, मेहनत कश जनता रखे। आम आदमी पार्टी वाला आम आदमी नहीं, आम जनता नहीं, वह जो मेहनत करता है। हाँ, बच्चों बूढ़ों की बात अलग है, उनका काम जो है वो करेंगे, जो पढ़ना लिखना है या उनको अपनी जिंदगी गुजारनी, ठीक है, हम भी उसमें उनकी मदद करेंगे। यानी उत्पादन अब लाभ मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि आपस में जीने के लिए, और एक सही में एक मानव जीवन जीने के लिए। जो उस द्वंद्व से, उस चिंता से मुक्त हो कि कल मैं क्या खाऊंगा, मेरी नौकरी से कौन निकाल देगा, बल्कि विज्ञान के आधार पर और शिक्षा, आनंद, आपस से मिलना, कम से कम काम, संभवतः 3-4 घंटे सप्ताह में, 3-4 दिन, जरूरत पड़े तो दूसरे काम करें, खेती से डॉक्टर बने, डॉक्टर से हम साइंटिस्ट बने, उस तरह की बात बनती है, कविताएं लिखी। दोस्तों सोचें, मेरा चैनल जो इस पे आप सुन रहे हैं वह अभी भी रिस्ट्रिक्टेड है। यूट्यूब ने इसको तकरीबन बैन ही कर रखा है, इसलिए जाता नहीं, 20, 25, 50 लोगों के पास जाता है, जब तक कि दूसरों के पास भेजा ना जाए। हमारे ऐसे लोगों की आवाज को दबाया जाता है। पूंजीवादी घेरे के अंदर में जो भी आप जितना आवाज लगाएं, आज की सरकार के खिलाफ बोले, विपक्ष के पास जाएं, चाहे इस देश की हो, पाकिस्तान में कहीं हो, तो कुछ हद तक बर्दाश्त किया जा सकता है। लेकिन पूंजीवाद को खत्म कर समाजवाद लाने की बात करें, भगत सिंह की बात करें, तो आप बर्दाश्त के लायक नहीं हैं। धन्यवाद दोस्तों।